नमस्कार। बच्चे हैं अनमोल परिचर्चा के 21वें खंड में आपका पुनः स्वागत है। तो आज की परिचर्चा की अध्यक्षता श्री घनश्याम शाही जी कर रहे हैं। घनश्याम शाही जी, आपका परिचर्चा में स्वागत है। श्री घनश्याम शाही जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। श्री शाही जी के दाहिने डॉक्टर प्रगति शुक्ला जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका परिचर्चा में स्वागत है। डॉक्टर प्रगति शुक्ला जी इंजीनियरिंग कॉलेज आईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर प्रगति शुक्ला जी के दाहिने डॉक्टर राजीव गर्ग जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका परिचर्चा में स्वागत है। डॉक्टर साहब पल्मोनरी मेडिसिन के प्रोफेसर हैं और केजीएमयू में बहुत अच्छा नाम है। तो आज की परिचर्चा पुनः वहीं से। डॉक्टर साहब, हमारे अभिभावकों का प्रश्न है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो क्या बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे? बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे तो उनकी देखभाल कैसे की जाए, इस पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। सौरभ जी, जहाँ भी हम लोग जाते हैं, हम लोग तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट से ही संबंधित हैं, तो सभी लोग हम लोगों से ये पूछते हैं कि सबके जहन में सवाल है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी, तो कब आएगी, कितने रूप में आएगी, क्या उसकी विभीषिका होगी, ये तो अभी से आकलन कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। पर इस बड़े सवाल का जवाब हम लोग स्वयं खुद भी खोज सकते हैं कि जब आज यदि हमको कुछ समय मिला हुआ है जिसके अंदर अगर हम अपने आप से स्वयं ये प्रश्न करें कि क्या कोरोना का केस हमारे देश में ख़त्म हो गया है, उसका क्या कोरोना की कोई पुख्ता एंटीवायरल दवा आ गई है, क्या कोरोना के खिलाफ जो हमारी जंग जारी है क्या सभी लोग वैक्सीनेट हो गए हैं, अगर इसका जवाब हम खुद खोजेंगे तो आपको मिलेगा कि शायद नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कोरोना की तीसरी लहर आना संभावित तो है, तो तीसरी लहर आएगी। क्योंकि सवाल मैंने इसका सवाल का जवाब भी सवालों में ही छुपा हुआ है, क्योंकि कोरोना के केसेस कम हो गए, कोरोना है, कोरोना भी गया नहीं है, भले केसेस कम है, कोरोना की कोई पुख्ता दवाई नहीं है, कोरोना का वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन इज द ओनली स्ट्रैटेजी, पर वो भी 80% तक सफल हो सकती है, पर फिर भी 20% लोगों में वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, पर डिजीज की सीवियरिटी कम है। पर 100% क्या रोकेगी आपको? कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी मेंटेन करना और सैनिटाइज करना अपने आप को, हाथ को, अपने कपड़ों को, और कहीं बाहर से भी आए तो सुरक्षा मानदंड का पालन करें। डॉक्टर शुक्ला जी, अभिभावकों का प्रश्न ये है, विशेष रूप से बहनों का प्रश्न है कि इस दौरान उनके ऊपर अतिशय बोझ रहा, तनाव बहुत रहा, क्योंकि उनको अपना एक स्पेस मिलता था हरदम। जब बच्चे स्कूल चले जाते थे, पतिदेव नौकरी पे चले गए, अन्य लोग अपने काम धाम पे चले गए, तो 2-3-4 घंटे उनको पर्सनल स्पेस मिल जाता था और उस समय में वो लोग अपने रुचि से, अपनी सुविधा से काम करना या आराम करना या कुछ भी कर सकती थी, जो इस दौरान नहीं हुआ। उससे उनमें तनाव बहुत बढ़ा, एंजाइटी बढ़ी और बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे अभिभावकों को, ऐसी बहनों को आप किस तरह से मार्गदर्शन करेंगी? ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षा की बहुत हानि हुई है इन 17 महीनों में, लेकिन हम इस बात से भी नहीं हट सकते कि हमारी जो डिजिटल इंडिया था उससे ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक नया स्वरूप हमारे सामने आया है, तो उससे छात्रों में पढ़ाई भी जारी रही है। तो जो हमारी बहुत हानि हो सकती थी, जो हमारी बहुत मानसिक तनाव हमारे लिए हो सकता था, उसको कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन ने रोकने में काम किया है। लेकिन ये बहुत एक समस्या है कि जब हम घर पे रहे हैं, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र में रहें या हम शहरी क्षेत्र में रहें,
मानसिक तनाव अपने अपने रूपों में आता रहा है सबके बीच में। और शिक्षकों को भी कहीं ना कहीं, जो वर्किंग वुमेन थी, उन्हें घर से काम भी करना था, अपने बच्चों को भी देखना था और साथ ही साथ अपने पूरे परिवार को भी लेके चलना था और अपना काम भी करना था। तो उनके तनाव के जो कारण थे वो बहुत ज़्यादा थे। ऐसे ही जो माता बहनें हमारी घर पे रहती हैं, अपने बच्चों का लालन पोषण करती हैं और स्कूल जाने के बाद उन्हें थोड़ा सा समय अपने लिए मिलता था, वो भी कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल पाया। तो ये भी एक मानसिक तनाव का एक बहुत बड़ा कारण रहा। लेकिन अभी भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि तीसरी लहर आने वाली है, तो स्कूल हमारे खुल रहे हैं, पता नहीं कब बंद हो जाएं, ये भी हमारे सामने एक संभावना है। तो हमें आने वाले भविष्य के लिए भी तैयार रहना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि एक अनुशासन होता है ज़िंदगी में, जिसको दिनचर्या बोलते हैं। एक अनुशासित दिनचर्या इन सभी प्रश्नों का अपने आप में स्वयं में एक जवाब है। तो घर और परिवार के अंदर सामंजस्य बैठाना, एक अच्छी दिनचर्या का अनुशासित रूप से पालन करना और अपने बच्चों के साथ मिलके, जो अपना समय था उसको अपने बच्चों के साथ मिलके कुछ इस तरीके से कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में लगाना कि हम भी कुछ सीख रहे हैं, हमारे बच्चे भी कुछ सीख रहे हैं और वो हमारे लिए एक थेरेपी का काम कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बहनें इसका थोड़ा सा प्रयास करेंगी तो उन्हें मानसिक तनाव में कहीं ना कहीं आराम मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं, घर में कार्य का बंटवारा करें, कुछ काम किसी के हिस्से, कुछ काम किसी के हिस्से, मिलजुल के काम निपटाएं। घनश्याम जी भाई साहब, विद्यार्थी परिषद हरदम लोगों को लीडरशिप के लिए ही तैयार करता है, तो क्या लगता है कि इतना बड़ा माइग्रेशन हमारी गलती रही होगी? हम लोग गलत जगहों पे पहुंच गए। जितना रोजगार हम अपने स्थानीय तरीके से पा सकते थे, अपने इर्द गिर्द पा सकते थे, उसको हमने नकारा और दूसरी जगह चले गए। तो ये माइग्रेशन रुकना चाहिए। लोगों को अपने इर्द गिर्द काम ढूंढना चाहिए, अपने आसपास की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। इस पे अभिभावकों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखिए, ऐसे देखें तो पूरी दुनिया का जो सीन रहा है, तो ये कोई नहीं कर सकता कि कोविड आएगा, कोविड की पूर्व संभावनाएं थी। एक ऐसी महामारी, एक ऐसा सुनामी रहा जिसकी पूर्व संभावना ना के बराबर थी, लेकिन ये महामारी आई और निश्चित रूप से पूरी दुनिया को प्रभावित की है। चाहे वो विकसित राष्ट्र रहे हो या विकासशील रहे हो, सबको प्रभावित किया और निश्चित रूप से हम भी प्रभावित रहे। जो माइग्रेशन भी हुआ वो पूर्व निर्धारित नहीं था, वो समय ऐसा भयावता रही, उसमें भी सिक्योरिटी हर कोई खोजता है और अपनत्व की भावना ने कि अपने घर चलो, कहीं ना कहीं उस घर के अपनत्व ने उनको उस तरफ खींचा कि वो मुंबई में रहते थे, दिल्ली में रहते थे, वो बेंगलोर में रहते थे, सिक्योरिटी कहाँ हमको मिलेगी। तो सिक्योर्ड होने के लिए वो अपने घरों के लिए चले और निश्चित रूप से उसमें वो यातायात के साधन क्या होंगे, वो हम कैसे पहुंचेंगे, उस सब चुनौतियों को पार पाते हुए वो पैदल भी चल के अपने घरों को आए, क्योंकि उनको सिक्योर्ड होना जरूरी था। धन्यवाद घनश्याम जी भाई साहब। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं, अपने पाल्यों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल के उनको प्रफुल्लित रखें, आनंदित रखें, उनके अंदर आत्मबल का संचार करते रहें। डॉक्टर प्रगति शुक्ला जी, एक विषय और बहुत विचित्र है, सुनने में भी अजीबोगरीब लगता है। दूसरी लहर भी जब आई तो व्यवहार सबका बदला रहा। पहली लहर में ही ऐसा माहौल बन गया था कि कोविड वार्ड अलग है, पेशेंट अंदर चला गया, फिर उसके अटेंडेंट साथ नहीं जा सकते। दूसरी लहर में भी वही लगभग व्यवहार जारी रहा, हालांकि जहाँ बच्चे ज़्यादा संक्रमित हुए थे वहाँ पे किसी न किसी को साथ में बच्चों के अलाउ किया गया था। लेकिन बच्चे बड़े नटखट होते हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चों का एकदम अलग तरह का व्यवहार होता है। 15 साल 16 साल की उम्र में भी मैच्योरिटी नहीं होती है, तो आप उन्हें ज़बरदस्ती काढ़ा भी नहीं पिला सकते, ज़बरदस्ती हरी सब्जियां नहीं खिला सकते। वो जिद कर लेंगे और फिर बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। हमारे अभिभावक जानना चाहते हैं कि बच्चों को कैसे हम लोग हैंडल करें। और मुझे लगता है इसका सबसे अच्छा तो जवाब यही होगा कि जब हम बच्चे थे, हम सब अपने बचपने में चले जाएं और अपने बचपने को एक बार देखें कि हम भी अपने माता पिता का कहना नहीं मानते थे।
चीज़ों में हाथ नहीं धोना है, खाना खा लेना है, तो हम सब इस नहीं कर पाते थे बच्चे होने के नाते, लेकिन फिर भी हमारे माता हमारे पिता हमसे वो करवाते थे, हमें समझाते थे। एक यही प्रयास हमें बच्चों के साथ करना है। और अगर देखा जाए तो घर में काफ़ी हद तक माता पिता ने प्रयास किया है और बच्चों ने भी कहीं ना कहीं समझा है। अगर आज एक बच्चे से बात करें तो वो खुद सैनिटाइजेशन, मास्क आपको बोल देता है कि आप मास्क नहीं लगाएं, आप मास्क लगाइए, तो कहीं ना कहीं हमें एक सफलता भी मिली है। तो अगर बच्चों का मनोविज्ञान समझते हुए हम उनके साथ अगर उनके साथ कार्य करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि बच्चों को खिलाने की चीज़ें हैं, तो हमें पता है कि हमारा बच्चा काढ़ा नहीं पिएगा, हमें पता है हमारा बच्चा हरी सब्जियां नहीं खाएगा, तो एक कहते हैं ना घर पे हम एक एक्सपेरिमेंट करके बच्चों के अनुसार ही उन चीज़ों को बना सकते हैं, क्योंकि हमारा है कि बच्चा कहीं ना कहीं उनको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ले, ताकि उसकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाए। तो जैसे गृहिणी के रूप में हम लोग को सबको घर में सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप मिक्स और मैच करके चीज़ों को बनाइए और नए नए रेसिपीज़ बना के बच्चों को खिलाइए। ठीक इसी तरीके से इन चीज़ों को भी हमें घर में अपनी कला दिखाते हुए समझते हैं। और आजकल तो यूट्यूब इन सब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं चीज़ें जिनको देख के हम सीख सकते हैं। थोड़ा सा समय निकाल के हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, एक गृहिणी के नाते, एक माता के नाते, इवन पिता, सबको इस पे कि कैसे हम अपने बच्चों के साथ उनको उनकी पसंद की चीज़ें खिलाते हुए ये सारी चीज़ें उनको दे सके। और कभी कभी होता ना एक के साथ एक ऑफर वाली जो आज हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, उसको भी हमें कहीं ना कहीं अडॉप्ट करके अगर एक के साथ एक फ्री है, तो अगर ये खाना है तो तुम्हें ये भी खाना होगा। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं, आज के मार्केटिंग एक्शन प्लान को भी एक मॉडल बनाएं, एक के साथ एक फ्री, बच्चे की पसंद की चीज़ भी और आपकी पसंद की चीज़ भी। घनश्याम जी भाई साहब, कल से विद्यालय खुले 16 अगस्त से। हम लोगों ने ऐसे कई अभिभावकों से बात करी जिनके बच्चे विद्यालय नहीं आए। एक नई चीज़ सामने आने लगी है और वो बड़ी संवेदनशील है कि बच्चों ने माँ बाप को अनेक कारण दिए, जिनमें एक कारण ये भी था कि नहीं हमें कोरोना हो जाएगा, हम स्कूल जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, जैसे वो मर गए वैसे हम मर जाएंगे। कुल मिला के एक परिणाम ये निकल रहा है कि 17 माह से जो बच्चे घर में हैं, अब उनको विद्यालय लाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है माँ बाप के लिए। तो हमारे अभिभावक आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के माध्यम से इस पर मार्गदर्शन चाहते हैं। निश्चित रूप से एक चुनौती तो है ही है कि वो अभिभावक भी उससे प्रभावित है, वो डरा हुआ है। शिक्षा जो शैक्षिक संस्थान है वहाँ भी, चाहे वो प्राचार्य हों, शिक्षक हों, उनके लिए भी चुनौती है। अब उसी चुनौती में हमको रास्ता भी निकालना है, क्योंकि शिक्षा को बाधित करके हम चीज़ों को भी देख रहे हैं कि तो मेंटल डिजीज का भी शिकार छात्र घरों में बैठे हुए हो रहा है। उनसे जब आप इमोशनली कनेक्ट होकर बात करेंगे तो उसका प्रश्न है कि हम ठीक नहीं लग रहा है, हमें स्कूल खुले, दोस्त मिले, और निश्चित रूप से जब छात्र नए शैक्षिक सत्र में जाता है तो उत्साह के साथ जाता है, वो गले मिलता है, वो दोस्त बनाता है। तो एक चुनौती तो है, लेकिन शैक्षिक नवाचारों से शैक्षिक संस्थान और परिवार भी नवाचारों से उन छात्रों में उत्साह भरता है। तो मेरा कहना है कि हैप्पी एंड मीनिंगफुल स्टूडेंट लाइफ को कैसे हम बना सकते हैं उस तरफ, इसलिए कि चुनौती है, उस चुनौती को कम समय में हम नया क्या दे सकते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें, हम इस कोरोना की चुनौती को भी समझते हुए मास्क और सैनिटाइजर उनके व्यवहार में आए और कोरोना क्या है उसको भी वो समझे और उससे सावधानी कैसे वो सावधान हो सकते हैं। ठीक बात है कि बचपना में नटखटापन वो सबके अंदर होता है और आदमी जब शैक्षिक संस्थान में आता है वो भूल जाता है कि चुनौती क्या है। जब चुनौती सामने रहती है तो उससे ज्यादा सावधानी रहती है, लेकिन जब एक बार चुनौती नहीं दिखती है तो हम उस व्यवहार को भूल जाते हैं। लेकिन शैक्षिक संस्थान और शिक्षक होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते कि हमारा पाल्य है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ये शैक्षिक संस्थान मेरा है और इस शैक्षिक संस्थान में पढ़ने वाला छात्र मेरा पाल्य है। परिवार, अभिभावक, शिक्षक, यानी कि जो भी घटक है उनको सबको मिलजुल के इस चुनौती से लड़ना पड़ेगा और समाधान देना पड़ेगा, क्योंकि हैप्पी एंड मीनिंगफुल स्टूडेंट लाइफ के तरफ और जो चुनौती है, शैक्षिक चुनौती है पूरी दुनिया के लिए, तो निश्चित रूप से वो भारत के लिए भी है।
तो उसको हम चुनौती को एक अच्छे स्वरूप में स्वीकार करेंगे और समाधान हम ही को देना पड़ेगा। तो आज की परिचर्चा में बस इतना ही। अगले 22वें अंक में बृहस्पतिवार को पुनः 3:30 बजे हम आपके सामने हाजिर होंगे इसी तरह के विशिष्ट महानुभावों के साथ। आपके जो भी प्रश्न हो आप पुनः हमें भेजिए, उसको हम 22वें अंक में पुनः इनके उत्तर आपको उपलब्ध करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।